स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की पड़ताल कर रहे हैं जिसका इतिहास बहुत बहुत गहरा और जटिल है, जिसे इज़राइल या फ़िलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास इसके लंबे इतिहास पर विकिपीडिया का एक विस्तृत लेख है और हाँ, साथ ही इंडिया टुडे का एक लेख भी है जो एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात बताता है। कैसे ईरान और इज़राइल, जो आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, हाँ, बिल्कुल कट्टर दुश्मन। वो कभी काफी करीबी सहयोगी हुआ करते थे। हाँ, तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से इस क्षेत्र की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को समझना और ये भी कि समय के साथ रिश्ते कैसे बदले। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जमीन कोई आज की नहीं है। हजारों सालों से, मतलब प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ अलग अलग सभ्यताएं रही हैं, ताकतें आई गई हैं, जैसे कनानी, मिस्री, असीरियन, बेबीलोनियन, फिर फारसी, यूनानी, रोमन, बीजांटेन, इस्लामी खिलाफतें आईं, क्रूसेडर्स आए, मामलूक, ऑटोमन और फिर आखिर में ब्रिटिश। और हाँ, यहीं यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों बड़े धर्मों की जड़ें भी हैं। पवित्र स्थल है ये सबके लिए। अगर हम बहुत पुराने इतिहास को संक्षिप्त में देखें तो कांस्य युग में कनानी थे, फिर लौ युग में इज़राइल और यहूदा राज्यों का उदय हुआ। हालांकि वो जो संयुक्त राजशाही की बात है उस पर थोड़ी पुरातात्विक बहस भी है। हाँ, वो तो है। फिर असीरियन और बेबीलोनियन साम्राज्यों की विजय हुई और इसमें वो पहले मंदिर का विनाश और यहूदी आबादी का निर्वासन, जिसे बेबीलोनियन कैप्टिविटी कहते हैं, वो शामिल था। ये घटनाएं यहूदी इतिहास में बहुत अहम मानी जाती हैं। सही कहा। उसके बाद फिर फारसी दौर आया, फिर यूनानी और फिर रोमन साम्राज्य का कंट्रोल हुआ। हेरोडियन राजवंश था, दूसरा मंदिर का विस्तार भी हुआ इसी दौरान। लेकिन फिर वो जो यहूदी रोमन युद्ध हुए, वो बहुत विनाशकारी थे। उसके नतीजे में बड़ी संख्या में यहूदी आबादी यहाँ से तितर-बितर हो गई, जिसे डायस्पोरा कहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस पूरे लंबे इतिहास के दौरान भी यहूदियों का इस जमीन से एक गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संबंध हमेशा बना रहा। हाँ, फिर बिजांटियन शासन आया और उस दौरान ये क्षेत्र मुख्य रूप से ईसाई बन गया। लेकिन 7वीं शताब्दी में इस्लामी विजय के साथ एक बड़ा बदलाव आया। उमैयद खलीफाओं ने यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक बनवाया, जो आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे इस जमीन पर धार्मिक पहचान की परतें चढ़ती गईं। बिल्कुल। इसके बाद मध्ययुगीन काल आया, जिसमें क्रूसेड्स हुए, वो धर्म युद्ध थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। फिर ममलुकों का शासन आया और उसके बाद लगभग 400 साल तक ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण रहा। ये 20वीं सदी की शुरुआत तक चला और इस लंबे ऑटोमन काल में धीरे धीरे यहाँ की जो जनसांख्यिकी थी वो मुस्लिम बहुल होती गई। हालांकि ईसाई और यहूदी समुदाय भी लगातार यहाँ मौजूद रहे। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें आप कह सकते हैं आधुनिक संघर्षों के बीज पड़े। बिल्कुल। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में ज़ायोनी आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसका मकसद था फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करना। इससे यूरोप से यहूदियों का आप्रवास, जिसे आलिया कहते हैं, वो बढ़ा। हाँ, आलिया। फिर पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और ब्रिटेन को मैंडेटरी फिलिस्तीन का नियंत्रण मिल गया। और 1917 की जो बाल्फोर घोषणा थी, उसमें ब्रिटेन ने यहूदी नेशनल होम का समर्थन किया, जिसका वहां रह रही अरब आबादी ने जाहिर है पुरजोर विरोध किया। यहीं से मतलब तनाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने की योजना पेश की। अब हुआ ये कि यहूदी नेतृत्व ने तो इसे मान लिया, पर अरब नेताओं ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके बाद वहां गृह युद्ध छिड़ गया। 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और घोषणा के तुरंत बाद ही पड़ोसी अरब देशों ने मिलकर हमला कर दिया। इस युद्ध के नतीजे में इजराइल तो बन गया, लेकिन लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, जिससे वो नकबा यानी महाविनाश के तौर पर याद करते हैं। और ये आज भी फिलिस्तीनी पहचान का एक केंद्रीय बहुत दुखद हिस्सा है। और हाँ, इसी दौरान कई अरब देशों से भी यहूदियों को निकाला गया और उन्हें इजराइल आना पड़ा। और अब आते हैं उस चौंकाने वाले पहलू पर जो इंडिया टुडे के लेख में है। आज के ईरान और इजराइल को देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति से पहले शाह पहलवी के ईरान और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती थी। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। उस समय उनके साझा दुश्मन थे,
हाँ जी। जैसे मिस्र के गमाल अब्देल नासिर थे या इराक की बाथ पार्टी, दोनों ही ईरान और इजराइल के लिए खतरा थे और दोनों को अमेरिका का समर्थन भी हासिल था। अच्छा। ईरान उस वक्त इजराइल की तेल की जरूरत का, आप मानिए, करीब 40% हिस्सा पूरा करता था। हाँ। और बदले में इजराइल ईरान को हथियार देता था, जिसमें वो मशहूर उजी सबमशीन गन भी शामिल थी। साथ ही तकनीक, खेती के नए तरीके, ये सब मुहैया कराता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने मिलकर मिसाइल तकनीक पर भी काम करने की कोशिश की थी। कोई प्रोजेक्ट फ्लावर नाम था शायद। हाँ, प्रोजेक्ट फ्लावर। यहाँ तक कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शाह की जो गुप्त पुलिस थी, SAVAC, उसको ट्रेनिंग देने में भी मदद की थी। लेकिन फिर 1979 में सब कुछ बदल गया। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। ईरान ने इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए, उसे एक दुश्मन देश घोषित कर दिया और फिलिस्तीनी संगठनों जैसे PLO का समर्थन करना शुरू कर दिया। और बाद में लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास जैसे जो इजराइल विरोधी गुट हैं, उनका खुलकर समर्थन करने लगा। और ये दुश्मनी समय के साथ और गहरी होती गई, खासकर 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद। और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके तो बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा। हाल के जो तनाव हैं, जैसे जून 2025 में इजराइल के कथित ऑपरेशन राइजिंग लायन हमले की खबरें आईं और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। हाँ बिल्कुल, ये सब इसी दशकों पुरानी दुश्मनी की ही नई कड़ी हैं। बिल्कुल। जो रिश्ता कभी एक रणनीतिक साझेदारी का था, वो अब पूरी तरह से प्रॉक्सी युद्धों में, गुप्त ऑपरेशनों में और बहुत तीखी बयानबाजी में बदल चुका है। तो इन स्रोतों से हमने देखा कि इस क्षेत्र का इतिहास कितना परतदार है। हजारों सालों से यहाँ सत्ता और पहचान के लिए संघर्ष चलता रहा है। और ईरान इजराइल संबंधों का ये जो यू टर्न है,